student. I hope all of you will be fine. This is me, Mohammad Wali Ranjan. Student, the topic of today's discussion is stationary और standing waves. स्टूडेंट्स, हम बेसिकली ये जो डिफरेंट फेनोमेनास पढ़ रहे हैं ये दो वेव्स की आपस में सुपरपोजिशन के रिजल्ट्स हैं। अगर हम यहाँ पर आज के जो टॉपिक को देखें जो कि हमारा स्टेशनरी वेव है, इसको हम ये कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स having same frequency and traveling in the opposite direction results into स्टेशनरी वेव्स। यानी कि हमने दो वेव्स की सुपरपोजिशन देखी और उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें हमें दो वेव फॉर्म्स दिखाई गई हैं और इन दोनों वेव्स की जो सुपरपोजिशन है एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम एट डिफरेंट पॉइंट्स हम देखेंगे क्या है। हमारे पास ये दो वेव्स हैं, ये वेव नंबर 1 है, ये वेव नंबर 2 है। इस वेव को अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में यानी कि ये प्रोपोगेट कर रही है और ये जो वेव नंबर 2 है ये इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। अगर हम देखें तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्टूडेंट, हम ये जो कहते हैं कि ये हमारे पास टाइम 0 है, ये हमारे पास टाइम t/4 है और ये हमारे पास टाइम t/2 है और ये हमारे पास टाइम 3t/4 है और ये हमारे पास टाइम क्या है, t है। एक टाइम पीरियड जब मुकम्मल हो जाता है तो उसमें ये सारा हमने लेआउट बनाया हुआ। ये दोनों वेव जो है किसी एक स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं और उन दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने पॉइंट लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये थ्रू आउट यही हमने जब तक टाइम हमारा एक टाइम पीरियड के बराबर नहीं हो जाता हमने इसी तरह से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों वेव्स की सुपरपोजिशन देखें, ये हमने एक टोटल जो कंप्लीट लेआउट बनाया हुआ है उसको स्टडी करने से पहले अगर हम इस फिनोमेना को इस लिहाज से देखें, क्या हम एक जो वेव होती है अगर हम उसकी बात करें मैं ये एक जनरल वेव की बात कर रहा हूं। अगर हम एक वेव में ये देखें कि हमारे पास ये जो टाइम है ये हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है, और इस टाइम का ये हाफ है जिसे हम क्या कहते हैं t/2 और ये उसका हाफ है जिसे हम क्या कहते हैं t/4 और ये इसका हम कहते हैं 3t/4। ये पॉइंट हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में बड़ी डिटेल से पढ़कर आ चुके हैं। और एक वेव फॉर्म को हम कहते हैं मुकम्मल होने के लिए जो टाइम लगता है वो तो टाइम पीरियड है और ये इस पूरी वेव की जो लेंथ होती है उसे क्या नाम देते हैं, वेव लेंथ, और उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट, अगर ये एक हमारे पास वेवलेंथ कंप्लीट है तो उसे लैम्डा कहते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर इन दो पॉइंट्स को देखें, ये इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, द पोर्शन ऑफ द वेव अबव द मीन पोजीशन उन्हें हम क्रस्ट कहते थे। स्टूडेंट, अगर ये हमारे पास एक क्रस्ट है और ये हमारे पास एक ट्रफ है और ये भी अगेन एक क्रस्ट है, तो हमने ये भी कहा था कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो फासला है वो 1 वेवलेंथ होता है और हमने ये भी कहा था कि एक क्रस्ट और फिर जो ट्रफ होगा उसके दरमियान जो फिर वो फासला होगा वो कितना होगा, ये हमारे पास λ/2 होगा। और इसी तरह से एक एक्सट्रीम पोजीशन और एक मीन पोजीशन के दरमियान जैसे टाइम एक क्वार्टर टाइम पीरियड का क्वार्टर होता है, वैसे हमारे पास एक मीन और एक्सट्रीम के दरमियान जो लेंथ ऑफ द वेव होती है वो होती है λ/4। तो हम बेसिकली यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं जो जनरल डिस्कशन का कॉन्सेप्ट है
कि हमारे पास ये तमाम पॉइंट्स जिनकी हम डिस्कशन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये तमाम पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, λ/4 हम कहते हैं कि इनका आपस में डिस्टेंस है तमाम पॉइंट्स का। अगर हम स्टूडेंट इस पॉइंट के हिसाब से इन दो वेव्स को देखते जाएं तो हम ये कहते हैं कि अगर मैं इस वेव को देखूं जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, तो ये जो पॉइंट था इस वेव में ये मीन पोजीशन पर है, पॉइंट 2 एक्सट्रीम पर है, 3 अगेन मीन पर है, 4 एक्सट्रीम पर है, ये मीन ये एक्सट्रीम। स्टूडेंट हम इन दोनों की सुपर पोजिशन देखते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 1 है और यहाँ पर जो 1 है, इन दोनों वंस को अगर हम देखें तो ये दोनों मीन पोजीशन पर हैं, तो मतलब हम ये कहेंगे कि पॉइंट 1 पर जो पार्टिकल्स हैं वो मीन पोजीशन पर हैं। और अगर हम यहाँ पे 3 पर देखें, इधर भी 3 पर और इधर भी 3 पर, यहाँ पर भी पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर हैं। और इधर पॉइंट 3 पर देखें और इधर पॉइंट 3 पर देखें तो यहाँ पर भी पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर हैं। और इधर अगर पॉइंट 7 और इधर पॉइंट 7 को देखें तो यहाँ पर भी पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। तो मतलब 1 पे, 3 पे, 5 पे और 7 पे दोनों वेव फॉर्म्स में हमने ये देखा जो पार्टिकल्स हैं वो मीन पोजीशंस पर है। ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरह से यहाँ पर जो पॉइंट 2 है वो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ है और यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो भी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो दोनों की डायरेक्शन चूंकि सेम है, दोनों मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ है, तो हम कहेंगे कि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होने की वजह से यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों का हम कहते हैं कि रिजल्ट होगा, सम होगा। और हम कहते हैं कि पॉइंट 2 पर जो पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। और चूंकि दोनों ऊपर की तरफ है तो मैंने एरो एक ऊपर की तरफ लगा दिया पॉइंट 2 पर। और अगर पॉइंट 4 पर देखें तो यहाँ पर भी पार्टिकल मीन से नीचे की तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी मीन से नीचे की तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं। तो पॉइंट 4 पर अगेन ये पॉइंट 4 जो 3 और 5 के दरमियान में है, पॉइंट 4 पर अगेन इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम होगा और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी क्योंकि दोनों पॉइंट्स मेन पोजीशन से नीचे की तरफ है। और यहाँ पर अगर देखें 6 पर और यहाँ पर अगर देखें 6 पर तो अगेन पार्टिकल मेन से ऊपर की तरफ है। तो पॉइंट 6 पर अगेन दोनों का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उन दोनों की डायरेक्शन हम कहते हैं क्या होगी, ये टाइम t इक्वल्स टू 0 पर सारी अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारे पास यहाँ पर भी t है। तो हम कहते हैं टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकंड्स पर हमारे पास जो पार्टिकल 1 3 5 और 7 पर थे वो मेन पोजीशन पर थे और जो 2 4 और 6 हैं वो मेन पोजीशन से ऊपर या नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ हम कह रहे हैं कि वो हम उनका होगा। और उन पॉइंट्स को फिर इस तरह से हम क्या डिफरेंशिएट करेंगे कि कहां पर पार्टिकल्स मेन पोजीशन पर हैं और कहां पर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशंस पर हैं। स्टूडेंट इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वेव फॉर्म में देखें तो नेक्स्ट वेव फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं पॉइंट 1 पर ये मीन पोजीशन से ऊपर हैं। अगर सपोज ये मीन पोजीशन से ऊपर हैं तो इनका जो भी एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट है वो अगर पॉजिटिव है, सपोज करें वो +3 है, तो यहाँ पर जो 1 पर वो चूंकि मीन पोजीशन से नीचे है तो यहाँ पर वो क्या होगा -3 होगा क्योंकि दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो लिहाजा अगर हम स्टूडेंट, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दी ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर ये मीन पोजीशन से ऊपर है, यहाँ पर ये मीन पोजीशन से नीचे है, तो यहाँ पर पॉइंट 1 पर दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को एक तरह का कैंसल आउट कर देंगे और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगेन इस पॉइंट पर हम क्या कहते हैं 0 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 2 पर देखें तो पार्टिकल 2 पर तो ऑलरेडी हम कहते हैं कि वो मीन पोजीशन पर है। और इस तरह से अगर हम 4 पर देखें तो 4 पर भी मीन पोजीशन पर है। और अगर हम 6 पर देखें दोनों जगहों पर तो 6 पर भी ये दोनों मीन पोजीशन पर हैं। तो इस केस में 2 4 और 6 पर तो मीन पोजीशन है ही है। 1 3 और 5 1 पे ये दोनों रिजल्टेंट जो इनका होगा इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वो 0 आ जाएगा। 3 पे अगर देखें तो ये अगर माइनस है क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ है, ये अगेन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। और अगर 5 पर देखेंगे मीन से ऊपर है, ये मीन से नीचे हैं, तो अगेन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो 1 3 5 और 7 पर अगर ये मीन से नीचे है तो ये मीन से ऊपर है, तो अगेन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट हमारे पास जो इस केस में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 पर वो हमारे सामने है। इसी तरह से अगर हम t/t, ये कौन सा टाइम था स्टूडेंट, इसको भी हम लिख लेते हैं कि हमारे पास t/2 सेकेंड का टाइम था। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम इधर देखें तो 1 पे 3 पे 5 पे और 7 पे जो पार्टिकल्स हैं वो मीन पोजीशन
पर ही है हमारे पास 1 पे, 3 पे, 5 पे और 7 पे। मैं यहाँ पे 1 3 5 7 ये तो मेन पोजीशन पर ही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो 2 पे यहाँ और यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो मेन पोजीशन से इधर भी नीचे हैं और इधर भी नीचे हैं। तो इस केस में रिजल्टेंट दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आपस में एड अप हो जाएंगे। और 4 पे दोनों ऊपर की तरफ है, मेन पोजीशन से दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम इसको 4 पॉइंट पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। और 6 पे अगेन ये हम देखें तो इन केस में इधर भी नीचे है और इधर भी नीचे है, तो ये अगेन हमारे पास जो 6 पॉइंट होगा, बल्कि उसको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हम देख सकते हैं। अब हम इसके बाद अगर नेक्स्ट कंडीशन पर चले जाएं, ये टाइम हमारा क्या है, ये टाइम हमारा टी बाई सॉरी ये टी बाई 4 था और ये हमारे पास टी बाई 2 है। और हमारे पास इसके बाद 3t/4 पर जो रिजल्ट आता है वो ऊपर भी हमने लिखा हुआ है, तो बुक पर चूंकि यहाँ पर भी लिखा है तो इसलिए मैं यहाँ भी साथ ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगेन स्टूडेंट अगर हम देखें तो पॉइंट 1 पर पार्टिकल मीन से नीचे है और इधर पार्टिकल मीन से ऊपर है। तो अगर अगेन ये मीन से नीचे होने की वजह से -3 है, तो ये मीन से ऊपर होने की वजह से +3 होंगे, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। तो 1 पे, 3 पे, 5 पे और 7 पे इन दोनों की जो एम्पलीट्यूड है 1 पे, 3 पे, ये 3 पे ऊपर मीन से, ये 3 पर मीन से नीचे, और इसी तरह ये 5 पर मीन से ऊपर और ये 5 पर मीन से नीचे, और ये 7 पर मीन से ऊपर और ये 7 पर मीन से नीचे। तो 1 3 5 7 पे अगेन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। और 2 पे, 4 पे और 6 पे हमारे पास ये ऑलरेडी दोनों केसेस में क्या है कि ये 0 पर ही है। और इसी तरह स्टूडेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो एक टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाएगा, तो 1 पे, 3 पे, 5 पे और 7 पे जो पार्टिकल्स वो चूंकि मेन पोजीशन पर ही हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट 0 आ जाएगा। जबकि 2 पर ये मीन से ऊपर है, इधर भी 2 पर मीन से ऊपर है, तो पॉइंट 2 पर जो इनका डिस्प्लेसमेंट होगा वो मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ होगा, और पॉइंट 4 पर दोनों नीचे की तरफ हैं। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, अब आपको ये समझना आसान हो चुका होगा। और इसी तरह पॉइंट 6 पर अगर हम देखें तो ये मेन पोजीशन से ऊपर है। स्टूडेंट इस केस में हम ये बात क्लियर हम देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं या जहां पर पार्टिकल्स हमेशा रेस्ट पर रहते हैं और उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है हम कहते हैं कि वो 0 आता है, तो हम उन पार्टिकल्स को ये कहते हैं कि वो नोड्स कहलाते हैं। और इसके अलावा कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो मीन से मैक्सिमम ऊपर या मैक्सिमम नीचे जब हम कहते हैं डिस्प्लेस हो रहे होते हैं, तो उस वक्त वो उनका जो उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम एंटी नोड्स कहते हैं। तो हम इस 1 3 5 7 को यहाँ पर बुक पे लिखा भी गया है, ये वो पार्टिकल्स हैं जिनको हम पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम कहते हैं पार्टिकल्स रेस्ट पोजीशन पर होते हैं, और ये वो हैं जहाँ पर पार्टिकल्स मीन पोजीशन से मैक्सिमम ऊपर होंगे या नीचे होंगे, तो उनको हम कहते हैं कि वो एंटी नोड्स हैं। तो नोड और एंटी नोड यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास। नोड को अगर हम डिफाइन करें तो हम लिखते हैं द पॉइंट्स एट विच particles of the medium always remain at rest are called nodes। और लाइकवाइज इसी तरह से हम एंटी नोड्स को भी अगर डिफाइन करें, the points where particles oscillates with maximum amplitude या displacement are called एंटी नोड्स।
अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात जो बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और कंसर्न होती है वो ये होती है कि सर ये दो वेवफॉर्म्स बेसिकली जिनको आपने कहा तो ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये प्रोड्यूस कैसे हो रही है, इसको समझने के लिए हम स्टूडेंट बड़ी आसान सी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि ये एक हमारे पास क्वार्टर है किसी भी वेवफॉर्म का, जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा हुआ था कि ये जो एक क्वार्टर है, इस एक क्वार्टर को मैं यहाँ पर अगर हाईलाइट भी कर दूं तो मेरे लिए इसको हाईलाइट करने के बाद आपको बताना आसान हो जाएगा। ये क्वार्टर जो होगा एक क्वार्टर टाइम ऑफ द टाइम पीरियड में इधर या इधर मूव करेगा। अगर ये वेव इधर जा रही है तो अगर ये मेरा पॉइंट वन एक तरह का रेफरेंस है तो ये देखिए कि ये वेव इधर चली जाएगी, और अगर हम वेव इधर चली जाएगी तो पॉइंट वन पर पहले पार्टिकल अगर मेन पोजीशन पर थे तो अब चूंकि ये क्वार्टर वेव आगे चली जाएगी तो ये मेन की बजाय अब कहाँ से स्टार्ट होगी, एक्सट्रीम से स्टार्ट होगी। पॉइंट समझ आ गया? यानी कि ये मीन से एक्सट्रीम तक ये क्वार्टर खत्म हो जाएगा और ये वेव अब एक्सट्रीम से स्टार्ट होगी, और अगले क्वार्टर टाइम के बाद अब ये वाला पोर्शन आगे चला जाएगा क्योंकि ऊपर वाली वेव इधर जा रही है, तो ये वेव आगे चली जाएगी तो ये मीन से अगेन स्टार्ट होगी, इस मीन से स्टार्ट होगी। ठीक है, आपके देख सामने। और अगले क्वार्टर में क्या होगा कि ये जो मीन है इस एक्सट्रीम से यहाँ तक जो क्वार्टर है ये भी इधर चला जाएगा और वेव फॉर्म जो है वो हमारी लोअर एक्सट्रीम से स्टार्ट होगी, और इसी तरह से अगले क्वार्टर टाइम में ये दोबारा आगे चला जाएगा और पार्टिकल्स मीन पोजीशन से दोबारा स्टार्ट होंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि पार्टिकल्स मीन से अपर एक्सट्रीम से दोबारा मीन, मीन से लोअर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम से दोबारा मीन, इस तरह से जाते हैं। लाइकवाइज हमारे पास हर क्वार्टर टाइम पीरियड में क्वार्टर पोर्शन ऑफ द वेव आगे जाता जा रहा है, और टाइम t इक्वल्स टू 0 पर और टाइम t इक्वल्स टू t पर हमारे पास दोनों वेवफॉर्म्स की जो शेप है वो आप देख सकते हैं सेम है। जबकि इधर देखें तो ये वेवफॉर्म आगे इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ऊपर वाली इधर जा रही थी, ये इधर जा रही है। डायरेक्शन को अपोजिट रखने के नजरिए के मुताबिक अगर ये इधर जा रही होगी तो आप देख सकते हैं कि ये पहली वेवफॉर्म तो वही है जो यहाँ पर थी टाइम 0 पर, लेकिन ये चूंकि आगे जाएगी तो आप स्टूडेंट इमेजिन करें कि जब ये इधर आगे जाएगी तो पहले हम इधर देख रहे थे तो इसको आगे गुजार रहे थे, अब इधर जा रही है तो इसको आगे गुजारें। ये देखेंगे एक पोर्शन जब आगे गुजर जाएगा तो हमारे पास पॉइंट 7 पर जब ये पोर्शन आगे गुजर जाएगा तो ये एक्सट्रीम से स्टार्ट होगी, ये देख लें, और इसको वापस इससे ले आए। और अगर हम इसके बाद इसको देखें कि ये और आगे चली जाएगी क्वार्टर तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा और ये देखें मीन से स्टार्ट होगी ऐसे, और फिर इसके बाद और आगे अगर चली जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा तो ये लोअर एक्सट्रीम से स्टार्ट होगी, और लोअर एक्सट्रीम के बाद ये दोबारा मीन से स्टार्ट हो जाएगी, ये देख लें। और हमारे पास एग्जैक्टली 1 पे, और जब टाइम 0 होगा, जब टाइम t/2 होगा, जब टाइम t होगा, तो दोनों केसेस हम देख सकते हैं दोनों की वेवफॉर्म सेम है। टाइम 0 पे, t/2 पे और t पे हमारे पास ये रिजल्ट बिल्कुल सेम है, और इन दोनों की सुपरपोजिशन का रिजल्ट जो है वो हमारे पास स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव है। हमारी बुक में वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी लिखता है, तो वो ये बात क्या कहता है, वो ये कहता है कि ऐसी वेव जो कि बेसिकली नोड्स और एंटी नोड्स की रेपिटेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसको वो उस बुक में इस तरह से बताता है, द पैटर्न्स ऑफ नोड एंड एंटी नोड इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स एंड स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव स्टूडेंट इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि जब हम कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं तो कुछ पार्टिकल्स हमेशा रेस्ट पर होते हैं जिसको हमने नोड्स कहा है, तो चूंकि वहां पर वो स्टेशनरी लफ्ज या स्टैंडिंग लफ्ज का मतलब तो ऐसे ही है ना जैसे कोई चीज रेस्ट पर है, तो जो पार्टिकल्स रेस्ट पर होते हैं इस बुनियाद पर हम उसे स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव का नाम दे देते हैं। तो हम कहते हैं द पैटर्न ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, हमारे पास जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट जिस तरह से हमने ये बात पढ़ी थी कि जो एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी जैसे हमने पढ़ी थी कि पार्टिकल्स जब ऑसिलेट करते हैं तो जो एनर्जीज हैं वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब हमारे पास पार्टिकल मीन पोजीशंस पर होते हैं, देखें नोड्स पर जो पार्टिकल्स हैं वो तो हमेशा रेस्ट पर रहेंगे। एंटी नोड्स जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर होते हैं, एंटी नोड्स जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर होते हैं तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वही एंटी नोड जब मीन पोजीशन से गुजरते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक में, और मीन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सारी की सारी एनर्जी उनकी
काइनेटिक होगी। और अगेन जब वो मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जा रहे होंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी अगेन किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम कहते हैं कि एनर्जी भी ऑसिलेट करती है या एनर्जी भी प्रोपोगेट करती है। जिस तरह से वेव प्रोपोगेट करती है तो एनर्जी भी प्रोपोगेट करती है। जिस तरह से पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं इसी तरह से एनर्जी भी ऑसिलेट करती है। और पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की वजह से हमारे पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहती है। और स्टूडेंट इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी है। ये हम चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़कर आए हैं, यहाँ पर भी ये वही बात है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा, क्योंकि ये बेसिकली सारी एक्सप्लेनेशन है और इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को अगर आप समझ लेंगे सही तरह से तो आपको इस टॉपिक की भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट अबाउट दिस लेक्चर अबाउट स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। Please don't forget to like and subscribe my channel and take good care of yourself. Till then, Allah Hafiz.